क्लास 10th चैप्टर 6 साइंस लाइफ प्रोसेसेस। इसमें अब हमारा क्या चल रहा है? अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा कि ग्लूकोज सबसे पहले ब्लड उसको सेल के अंदर ले जाता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट से 3 ऑप्शन है उसके पास, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो अलग, कम है तो अलग, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अलग। 3 वेज में वो अलग अलग तरह से ब्रेक हो जाता है। हमने इसका फ्लो चार्ट, एक चार्ट भी बनाया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का, और इसकी थ्योरी भी की हमने। क्लियर है? अब उसके आगे, अब इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है, वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं हम, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो। किन के लिए कह रहा है ये? जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, जो एनिमल वाटर में रहते हैं। एनिमल हैव evolved different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। ये हमने पढ़ा कि कोई भी एनिमल की बॉडी है, एनिमल है, उसे ऑक्सीजन तो चाहिए है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकालनी है। ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस काम के लिए अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। हमें इन्हीं के बारे में, इन्हीं डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में अभी पढ़ना है कि वो कौन से ऑर्गन है जिनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कौन से ऑर्गन है? सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से ब्रीथ कर लेते हैं। बट एनिमल दैट लिव इन वाटर, लेकिन ऐसे एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। आप नदी का पानी देखो, तालाब का पानी देखो, उस वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर वाटर H2O मॉलिक्यूल है तो इस वाली ऑक्सीजन की बात हो रही है। इस वाली ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। ये ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ बाउंड है, बाउंडेड फॉर्म में है, ये सेपरेट नहीं होती। तो इस ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। लेकिन वाटर के 2 मॉलिक्यूल, ये भी H2O का एक मॉलिक्यूल, ये भी, इनके बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के अंदर। ये जो बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर होते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस ऑक्सीजन की बात है। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। आपके घर में अगर एक्वेरियम है तो ठीक है, नहीं पड़ोस में यार दोस्त के घर पे चले जाओ, एक्वेरियम देखो, मछलियां हैं। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ। ध्यान से देखोगे तो अपने मुंह को, जो फिश का माउथ है, ओहो हाँ सही से नहीं बना, कोई बात नहीं। ये फिश का ये जो माउथ है ये इसे ओपन और क्लोज करती रहती है, ठीक है। तो क्लोज माउथ एंड गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल होते हैं इनके साइड में, तो गिल स्लिट्स जो है एपेरिकुलम विच कवर द गिल स्लिट बिहाइंड देयर आईज। तो ये आईज के पीछे यहाँ गिल है। ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, उन्हें भी ओपन और क्लोज करती रहती हैं। ऑल आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहले ये क्या करती है? वाटर को माउथ में लेगी, ध्यान से समझना, कि पानी को मुंह में भर लेगी फिश, और गिल से पानी को बाहर निकाल देगी। सोचो कि तुमने मुंह में पानी भरा और कानों से निकाल दिया, कान की जगह इसके गिल हैं। तो इसके जो गिल के 2 सरफेस हैं, ये गिल्स, इनमें से जब वाटर बाहर आता है तो इनके अंदर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर के ऑक्सीजन को ये गिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसीलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम फिश ओपन एंड क्लोज द माउथ इन ए मिनट। 1 मिनट में कितनी बार ओपन क्लोज करती है, कह रहा काउंट कर लो।
कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम यू ब्रीथ इन एंड आउट इन द मिनट, और आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेते हो उससे कंपेयर करो। कहता सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम है, इस वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फास्ट रेट है, स्पीड ज्यादा है, यानी वो जल्दी जल्दी माउथ को ओपन क्लोज करती है, माउथ को ओपन क्लोज जल्दी जल्दी करेगी और हम आराम से सांस लेते हैं। वो जल्दी जल्दी क्यों करती है? क्योंकि वहां पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, और हम एटमॉस्फेयर में हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए जो हम एयर ले रहे हैं उसमें से हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, हम आराम से कर सकते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, इसे याद करो, फिश जो है अभी अभी बताया था वाटर को माउथ से अंदर लेंगी एंड फोर्स इट पास द गिल, और गिल में से उसे बाहर निकाल देंगे। वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और गिल के अंदर जो इसकी बहुत बारीक ब्लड वेजल्स है वो वाटर को बाहर निकालते हुए उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से ऑक्सीजन फिश के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड में पहुंच जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, हम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले, तो जमीन पे रहने वाले बहुत सारे, हम थोड़ी रहते हैं, और बड़े तरह के अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन है इस काम को करने के लिए। ऑल दीज ऑर्गन हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया with is in contact with oxygen rich atmosphere। अब इस चीज को समझो बेटा, सपोज मेरी इस फिंगर से मैं ऑक्सीजन लेता होता तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी एयर इसके कांटेक्ट में आ रही है, तो यहाँ से तो मैं थोड़ा सा ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता। तो ऐसी जगह शरीर के अंदर वो सरफेस, बॉडी के अंदर वो सरफेस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, यहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हम अपने ब्लड में मिक्स करते हैं, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। ध्यान से समझना, ऑल द ऑर्गन हैव स्ट्रक्चर, सब ऑर्गन्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इंक्रीज द सरफेस, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। किस सरफेस एरिया को? विच इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर के कांटेक्ट में जहां से उसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी है। तो ये किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, इसी सरफेस के से, यानी देखो हमारी बॉडी के अंदर एक सरफेस है, इस सरफेस के इधर हमारी बॉडी है और इस सरफेस के उधर एटमॉस्फेयर की एयर है, एटमॉस्फेयर है। इसी से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, तो ये जो सरफेस है ये ऐसा नहीं है जैसे हमारी स्किन है, बहुत बारीक सरफेस है ये। क्यों? क्योंकि गैस इसमें से पास होनी है, और डेलिकेट बहुत नाजुक है, बहुत बारीक और बहुत नाजुक। अगर ये यहीं होता तो थोड़ी सी तेज हवा चलती, कोई चीज लगती तो ये फट जाता सब। सोचो इतनी बारीक मान लो ये लेयर होती जिसमें से एयर को पास होना है, तो ये अगर यहाँ एटमॉस्फेयर में होती तो यहाँ पे कुछ भी लगता है ये फट जाती। इसीलिए इस सरफेस को बॉडी के अंदर रखा जाता है। अब बॉडी के अंदर रखने का क्या मतलब है? ये मेरा हाथ देखो, तुम अपने हाथ को ऐसे बंद कर लो, ऐसे बंद करोगे तो ये तो बाहर की बॉडी होगी, और इस हाथ में से हम अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ ये सरफेस, सोच लो, एग्जैक्ट ये नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये सरफेस इस बॉडी के अंदर हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है जो बाहर से दिखता है, इसमें भी एक छेद है। कहां पे? हमारे माउथ के अंदर। आप माउथ से अंदर जाओगे तो अंदर जो पाइप है वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजली प्लेस्ड विद इन दी बॉडी, ये सरफेस हमारे शरीर के अंदर की साइड होता है।
किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट दिस। अब पूछ लेंगे जो एक्सचेंज वाला सरफेस ऑफ बॉडी के अंदर होता है बाहर? अंदर होता है। पूछ क्यों होता है? क्योंकि ये सरफेस बहुत ही डेलिकेट और बहुत फाइन सरफेस होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इट इज इन साइड आवर बॉडी। सो देयर हैव टू बी पासेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो बॉडी के अंदर ये एक्सचेंज वाला सरफेस बॉडी के अंदर है, तो वहां तक एयर को लेके भी तो जाना है। तो वहां तक एयर को लेके जाने के लिए पासेस यानी रास्ते होते हैं। रास्ते ऐसे हैं जिससे एयर जो है उस सरफेस तक जा सके जहां पे उस एयर से गैस को एक्सचेंज होना है। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट। अब एयर को अंदर ले जाने के लिए और बाहर लाने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। अपने आप एयर तो अंदर जाएगी नहीं, आप मुंह खोल लो अपने आप एयर अंदर नहीं जाएगी। यानी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से आपकी एयर अंदर जाए और बाहर आए। मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। आपने ना पिचकारियां देखी होंगी, ये पिचकारी ऐसे ऐसे ऐसे, या सिरिंज इंजेक्शन, डॉक्टर वाले इंजेक्शन, इसके अंदर ये अंदर एक पिस्टन होता है, पिस्टन पे ये ऊपर ये थंब होता है ना। आप इसे जब बाहर की तरफ खोलते हो तो इसके अंदर वाटर अंदर चला जाता है और दबाते हो तो वाटर बाहर आ जाता है। एक्चुअली इसे ऊपर खींचने से वाटर अंदर क्यों गया, कभी सोचा है? जब आप इसे ऊपर खींचते हो तो आप इसके अंदर एरिया बढ़ा देते हो, वॉल्यूम, इसका एरिया बढ़ा देते हो, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा देते हो। अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, अंदर एयर तो थी नहीं, आप पहले ये नीचे था पिस्टन, आपने इसे ऊपर खींचा, नीचे वाली इसको वाटर के अंदर डिप कर दिया था। जब आप इसको ऊपर से खींचोगे तो अंदर खाली हो जाएगी जगह, खाली जगह, बाहर जो वाटर भरा उस पर एटमोस्फेयर का प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से वो वाटर अब अंदर चला गया। जब आप दबाओगे तो अंदर का सरफेस, अंदर का ये पूरा वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो वाटर बाहर आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर बना दिया, ठीक है। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वो हम आगे सीखेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर है ना जगह जो है, जगह को बड़ी कर देते हैं। बड़ी करने की वजह से बाहर से अंदर अंदर चली जाती है, फिर हम अंदर वाली जगह को दबा देते हैं तो एयर फिर बाहर आ जाती है। बिल्कुल कुछ इस सिरिंज इंजेक्शन पिचकारी की तरह से ही। तो अंदर फेफड़ों की जगह को बड़ा कैसे करते हैं हम? हमारे जो फेफड़े हैं, ये जो दो लंग्स हैं, ठीक है, उन लंग्स के नीचे ये एक डायाफ्रागम बोलते हैं हम इसको, ये होता है, ये इनको सिकोड़ देता है और इनको खोल देता है। तो इसकी हेल्प से ये एक बार सीधा हो जाता है, एक बार मुड़ जाता है। तो इसकी हेल्प से अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स कैविटी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और कम हो जाता है। जब उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो बाहर से एयर अंदर आती है, जब इनका वॉल्यूम कम होता है तो अंदर से एयर बाहर जाती है। तो इसी तरह के मैकेनिज्म की ये बात कर रहा है। हर एक चीज बड़े सोच समझ के हमारी बॉडी के अंदर डाली गई है। ह्यूमन बींग्स, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। ये कह रहा है बॉडी कहीं से हवा अंदर जानी चाहिए, तो कहां से जानी चाहिए? नोस्ट्रिल्स, हमारे नाकों से हवा अंदर चली जाती है। एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर दैट लाइन द पासेज। पूरे नाक के अंदर बाहर से लेके अंदर तक लाइनिंग्स के अंदर बहुत बारीक हेयर्स होते हैं, बहुत फाइन हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, तो उन डस्ट को फिल्टर करने के लिए नाक के अंदर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो इनका बड़ा यूज है। क्या यूज है इनका? इनका यूज पूछ लेंगे तो आप बताओगे टू फिल्टर द एयर, फाइन एयर्स। फंक्शन ऑफ फाइन एयर इज टू फिल्टर द एयर दैट लाइन द पैसेज। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। और पूरे जो रास्ते में नोज के अंदर म्यूकस भरा होता है। म्यूकस वही जो सर्दी जुकाम में बाहर निकलता, बताया था तुम्हें, ठीक है। अब इसको गंदी चीज माना जाता है, छी ऐसे करके, लेकिन ये कितने काम का है। जब एयर हमारे नोस्ट्रिल से पासेज से पास होके बॉडी के अंदर जा रही है तो वो इस म्यूकस से टकराते हुए जाएगी। तो ऐसा डस्ट जो हमारे नोस्ट्रिल्स के, नाक के बालों में से, हेयर्स में से पास हो गया है, वो डस्ट भी इस म्यूकस पे चिपक जाएगा और सिर्फ प्योर एयर ही बॉडी के अंदर जाएगी, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस।
तो ये म्यूकस भी एयर को फिल्टर करने के ही काम आता है। तो एयर फिल्टर करने के लिए क्या क्या काम आते हैं? फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। तो ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। अब एयर हमारे गले से पास हो जाती है एंड इनटू द लंग्स, और लंग्स में पहुंच जाएगी। इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे देखना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है बेटा, इनका मीनिंग समझाता हूं मैं। प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। पेज, अगला पेज पलट लो। ये देखना बेटा, नेजल पासेस, नोजल कैविटी से एयर अंदर गई, फाइन हेयर्स और म्यूकस था, उसने एयर को फिल्टर किया, एयर आगे आ गई और इस थ्रोट से यहां से पास होते हुए लंग्स में चले गई। लेकिन इसके बीच में आपको इस डायग्राम में ये छल्ले से दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपने ये गोल 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 ये रिंग्स हैं। कड़े आपने देखे ना, स्टील के कड़े, स्टील के कड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वो ऐसे ही दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देगा ना। स्टील हाथ में पहनने वाले कड़े जो है उन्हें रख दोगे तो ऐसे दिखाई देंगे, इस तरह के। तो ये भी एक तरह से ऐसे ही कड़े हैं, रिंग्स हैं। ये होते क्यों है यहाँ पे? सोचो, एक तो पाइप, ये सिंपल पाइप है। ये कैसा पाइप है? ऐसा ही प्लास्टिक का पाइप है तुम्हारे पानी वाला, ठीक है। अगर तुम किसी प्लास्टिक की बोतल से हवा बाहर खींच लेते हो तो बोतल का क्या होता है, कभी देखा है? प्लास्टिक की खाली बोतल लो, मुंह से उसकी हवा निकाल लो तो प्लास्टिक की बोतल पिचक जाएगी। पिचक जाने को कहते हैं कोलैप्स। कोलैप्स। प्लास्टिक की बोतल क्या होगी? प्लास्टिक की बोतल पिचक जाएगी ऐसे हवा निकालते ही, कोलैप्स करना कहते हैं। तो जब सोचो एयर अंदर आई इस पाइप से, ठीक है, लेकिन जब इस पाइप से एयर बाहर चली जाएगी तो इस पाइप में एयर नहीं होगी, और इस पाइप में एयर नहीं होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पाइप को कोलैप्स कर देगा, पिचका देगा, और आप मर जाओगे जैसे कि आपने फांसी खा ली हो। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको पता है ना, एक तरह के सॉलिड हमारे जो स्ट्रक्चर है बॉडी में, जैसे बोन होती है, हड्डियां होती है, तो हड्डियों से थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे हमारे नाक के ऊपर होती है, तो इस तरह के सॉलिड ये चीजें हैं। और इनके जो रिंग्स है, ये रिंग्स इस पूरे पाइप के चारों तरफ चिपके हुए हैं। अब ये हार्ड हो गया। अब ये हार्ड होने के बाद जैसे लोहे के पाइप में से आप एयर निकालोगे तो नहीं पिचकेगा ना, तो अब ये पिचकेगा नहीं, यानी ये कोलैप्स नहीं होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज? अब कोई पूछे कि ये जो नाम लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट दी एयर पासेस और ट्रैकिया, इस पूरे रास्ते को ट्रैकिया बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द ट्रैकिया टू कोलैप्स इन अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस में ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सोचो कितनी साइंस से बनाया होगा। मान लो भगवान ने पहले इंसान को बनाया, चेक करने के लिए स्विच ऑन किया, चेक किया, और जैसे ही उसने हवा बाहर निकाली वो कोलैप्स होके मर गया। सोचा हो इसमें तो गड़बड़ आ गई है, किस वजह से ये कमजोर रह गया है। फिर भगवान ने इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज लगा दिए। हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि हर एक चीज के लिए रीजन दिया है। पहले भगवान ने नाक के बाल नहीं बनाए, सोचो म्यूकस नहीं बनाया, तो भगवान ने चेक किया तो रिंग ऑफ कार्टिलेज तो लगा दिए क्योंकि जल्दी मर गया था। अब एयर अंदर जा रही है भाई, तो एयर से डस्ट पार्टिकल, मिट्टी, ओके, सारे सब कुछ बॉडी के अंदर लंग्स में गया और 1-2 साल में मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि लंग्स के अंदर जहां पे एयर एक्सचेंज होनी है वो सरफेस बहुत बारीक है, और उन बारीक सरफेसेस में जा जाके डस्ट फंस गया, और डस्ट फंस गया तो वहां से फिर वो एयर पास होना बंद हो जाएगी। सोचो आपकी छलनी जो है, छलनी के अगर अंदर हम डस्ट फंसा दे, चाय छानने की छलनी जो है उसके छेद बंद कर देंगे तो चाय नहीं छनेगी ना। ऐसे ही जहां से एयर एक्सचेंज होनी है, उन एयर एक्सचेंज होने वाले छेदों में अगर डस्ट फंस जाएगा तो एयर एक्सचेंज नहीं होगी, दम घुट के इंसान मर गया।
अब भगवान ने सोचा एयर को साफ करना है, तो साफ करने के लिए नाक के अंदर बाड़ लगा दिए। बाड़ लगाने के बाद चेक किया, बारीक वाला डस्ट चला गया। उसके लिए फिर पूरे गले में म्यूकस लगा दिया। तो हम ऐसी स्टोरी सोच सकते हैं, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग सीन है। हुआ कैसे होगा, एक्चुअल अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे हुआ होगा, ये भी टॉपिक मैं यहां थोड़ा समझा रहा हूं। क्या होता है, नेचर सेलेक्ट करती है परफेक्ट को। परफेक्ट को सिलेक्ट करने का मतलब है, जैसे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इंसान बना, तो जिन इंसानों के अंदर ये फैसिलिटी थी वो जिंदा रहे, जिनके अंदर नहीं थी वो मर गए। तो ये चेंजेस धीरे 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 हजारों लाखों करोड़ों सालों में आते हैं। तो जिनके अंदर ये फैसिलिटी डेवलप होती चली गई वो अलग छटके बचते रहे, जो परफेक्ट रहे नेचर के अकॉर्डिंग, हर उसके लिए उसमें एक स्पेशल फैसिलिटी डेवलप होती रही, और जिनमें नहीं थी वो मरते रहे। और लास्ट में अब आप जो एक परफेक्ट डिजाइन हो नेचर का, वो अब आप जिंदा हो। आपकी बॉडी में हर वो चीज है जो नेचर से आपको बचाते। सोचो रिंग ऑफ कार्टिलेज ही ना होते तो क्या होता, आप सांस अंदर लेते, बाहर छोड़ते, गला दब जाता और वही मर जाते। फाइन हेयर्स, म्यूकस ना होता तो क्या होता, डस्ट अंदर जाते, साल 2 साल में सारे छेद बंद हो जाते और आप मर जाते। अच्छा, सिगरेट पीने को क्यों बुरा कहते हैं, सिगरेट पीने से क्या दिक्कतें हैं? सिगरेट का जो धुआं है, धुआं वो हमारे जो हेयर्स हैं उनमें से पास हो जाता है, थोड़ा बालों में से। तुम सोच सकते हो कि स्मोक जो है पास हो जाएगा, फिर म्यूकस से टकराएगा। अब म्यूकस से पूरा का पूरा धुआं नहीं टकराता, किनारे से टकराया, बीच में से कुछ वहां से भी पास हो गया, और इस तरह से धुआं पास होते होते हमारे यहां तक आ गया, लास्ट तक। और धुएं के अंदर बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं और वो हमारे छेद बंद करते रहते हैं। अब बहुत फाइन होते हैं इसलिए साल 2 साल में नहीं करते, काफी लंबा टाइम लेते हैं, ठीक है, लेकिन करते जरूर हैं। और लास्ट में सांस लेने में दिक्कत जब बड़ी एज हो जाती है और डेथ। तो इसीलिए सिगरेट्स क्या कहते हैं, हार्मफुल बताया जाता है। अब यहां से हमने एयरली हेयर्स में से फिल्टर हुई, म्यूकस ने और फिल्टर किया, थ्रोट में आई, ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज ने ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाया। उसके बाद हमारे 2 लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों लंग्स में एयर चली जाती है। अब ये लंग्स के अंदर जाके क्या होता है, लंग्स के अंदर जाके जैसे पेड़ की ब्रांच होती है ना, ऐसे यहाँ पे ब्रांच आ जाती हैं, और उन ब्रांच के लास्ट में ये एक डायग्राम दिखाया हुआ, ब्रांच के लास्ट में जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, तो यहाँ पे पत्तों की जगह बलून है, इस तरह का बलून है, ऐसे। ये डायग्राम तो मैंने बड़ा दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअली होता बहुत छोटा है। ये जो बलून टाइप मैंने बनाया है ये बहुत छोटे होते हैं, ये इसमें दिखा रखे हैं बहुत सारे बलून इस फिगर में। अब एयर पाइपलाइन से अंदर, पाइपलाइन से एयर होते होते यहां तक आ जाती है एयर, एटमॉस्फेयर की एयर इसमें आ गई, और इसके इस तरफ, बलून के इस तरफ हमारा शरीर है, बॉडी है, और बॉडी में क्या है, इसमें ब्लड की पाइप है, ये ब्लड पाइप है। सोचो ये पाइप है ब्लड, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें इस पाइप में, ठीक है। तो यही वो सरफेस है, ये वाला वो सरफेस है जहां से एयर एक्सचेंज होनी है। ये वाला बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक और बहुत फाइन है। ये सरफेस की इतनी खास बात है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही हमारी बॉडी में अंदर जाने देगा। एयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं बताइए तुम्हें? एयर के अंदर नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन और बहुत सारी गैसेज है, लेकिन इनमें से सिर्फ ये ऑक्सीजन को ही ब्लड में जाने की परमिशन देता है, और वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। एक्चुअली एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड क्या लेके आया सेल से, वेस्टेज। वेस्टेज क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा और एयर में कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाती है, इसमें इस एयर में मिक्स हो जाती है, तो यहाँ पे ये गैसेस का एक्सचेंज होगा, और ये एयर इसी रास्ते से, पूरे इस रास्ते से वापस होते हुए नाक से फिर बाहर आ जाती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते हैं हम डिटेल में, देखना।
विद इन द लंग्स के अंदर द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू ब्लड लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वेलाई। ये हमने जो बनाया था ये एल्वेलाई थी। इसे बलून लाइक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो रास्ते हैं वो छोटे 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 और बारीक छोटे होते चले जाते हैं और लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट है जिसे एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई प्रोवाइड दिस सरफेस, यही वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल। और एल्वेलाई की जो दीवारें उन पे ये जो मैंने बताया था इस पे ब्लड वेजल्स, ब्लड की जो वेजल्स है एल्वेलाई के ऊपर चारों तरफ लिपटी हुई होती है। As we have seen in the earlier year, when we breathe in, जब हम अंदर सांस लेते हैं, we lift our ribs, हम अपने रिब को ऊपर उठाते हैं, ये नीचे रिब डायफ्राग्म, इन रिब्स को ऊपर उठाते हैं। एंड फ्लैटन द डायफ्राग्म, डायफ्राग्म फ्लैट हो जाता है, ये जो डायफ्राग्म है ना ये सीधा हो जाता है तो अंदर स्पेस बढ़ जाता है तो एयर अंदर आ जाती है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, चेस्ट की कैविटी बड़ी हो जाती है। एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। दोबारा समझो, सांस लेके देखो आप क्या करोगे, आप अपने रिब्स को ऊपर उठाओगे जिससे डायफ्राग्म बड़ा हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका जो अंदर स्पेस है वो बढ़ गया है और जैसे ही स्पेस बढ़ता है अपने आप हवा अंदर चली जाती है। आप हवा को खींचते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी चेस्ट कैविटी के स्पेस को बढ़ाते हो। एंड फिल दी एक्सपेंडेड एल्वेलाई, और वो एयर कहाँ जाती है, ये एल्वेलाई के अंदर आके भर जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ब्लड बाकी बॉडी से क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलर एयर से वो ब्लड के अंदर चली जाती है। और एल्वेलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल इन द बॉडी, और फिर हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं वो पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, सप्लाई कर देती हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, सांस लेना और छोड़ना, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हवा अंदर लेते हैं और बाहर जाते हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब हवा अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, जब बाहर छोड़ते हो तो सारी हवा बाहर नहीं छोड़ते, आपके अंदर कुछ हवा बच जाती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, बची हुई। आप सांस छोड़ के देखो, नॉर्मल सांस ली, सांस छोड़ दिया, छोड़ने के बाद और भी छोड़ सकते हो थोड़ी ताकत लगा के, यानी जनरली आप सांस छोड़ते हो तो आपके अंदर और भी एयर रह जाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे ऑफ एयर। किस लिए रहती है ये, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, ताकि वो एयर अंदर रहे, जब हम हवा बाहर निकाल रहे तब भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो चलता रहे, यानी एक्सचेंज करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। अब इस चीज के अंदर एक चीज देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो हमने अभी पढ़ा एल्वेलाई, ये जो कोरोना का जो वायरस है, ये कोरोना वायरस इसी के अंदर पहुंच जाता है। आपका कोरोना वायरस इस एल्वेलाई के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पे इसके अंदर जो छेद है जिनसे हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उन छेदों को बंद कर देता है ये इन्फेक्शन से, इसको अंदर से घायल करके इन छेदों को बंद कर देता है। और ये छेद बंद हो जाते हैं तो एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है निमोनिया में भी जो होता है वो यही है कि एल्वेलाई जो है ये फंक्शन लेस हो जाती है, सांस नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं ना ब्रीदिंग ठीक होनी चाहिए, आपका अनुलोम विलोम करो, तो वो इसलिए कहते हैं ताकि ये स्वस्थ रहें। अगर ये पहले से बंद है तो ये खुल जाए, एक्सरसाइज करने से, अच्छी डाइट लेने से, योगा करने से, ताकि ये हेल्दी हो जाए। अगर ये हेल्दी होंगी तो जो वायरस है वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएगा, आपके सांस चलते रहेंगे और सांस चलते रहेंगे तो टाइम मिल जाएगा ठीक होने के लिए। अच्छा, जो वेंटिलेटर होते हैं उनका क्या काम होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम है, 23% मान लो, 23। अब क्या है कि बहुत कम छेद खुले हुए हैं, ऑक्सीजन बहुत कम एक्सचेंज हो रही है, दम घुटने लगा हमारा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि 23% ऑक्सीजन हम ले सके। तो वेंटिलेटर उस ऑक्सीजन की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, वो 70-80% ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं जरूरत के हिसाब से। अब थोड़े टाइम में कम छेद में से भी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और आपका टाइम को बढ़ाया जा सकता है जिंदा रहने के। तो
तो ये कुछ फंक्शन है कॉमन, इन्हें समझना धीरे धीरे।